Hello, good afternoon, sir. Good morning. Good afternoon, everyone. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देखिए ध्यान से सुने, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने बात की थी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है। पैसिव में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पैसिव में मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो है या लो से हाई है, बोले क्या बताएंगे? तो आपको बताना है हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट कहां होता है, लो कंसंट्रेशन में, और अगर ऐसा होगा तो वहां पे एटीपी का कोई भी यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो ये दो बातें तो हमें याद ही रखनी है कि मूवमेंट कहां से कहां है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कोई भी एटीपी यूज नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का था, एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड। जहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज नहीं होती है उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। जहां पे मेम्ब्रेन और उसके साथ में मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है उसे हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में स्टार्टिंग में मैंने लिखाया है कि सिंपल डिफ्यूजन में चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फिर वो आयन हो, तीनों का मूवमेंट कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और अगर ऐसा होगा तो एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगली बात मैंने ये बताया था कि ये कब तक चलता रहेगा, टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ये प्रोसेस स्लो होता है या फास्ट, स्लो होता है। बताओ लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? तो बताया था डू नॉट डिपेंड अपॉन द लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। प्लांट में इसके दो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, एक तो होता है गैस एक्सचेंज और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। दोनों ही प्रोसेस कहां से चलते हैं, स्टोमेटा से होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल। डिफ्यूजन प्रेशर बताएं एक बार क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम होता है? तो बोलेंगे डीपी ऑफ प्योर वाटर क्या है, सबसे ज्यादा कम होता है, सॉरी डीपी ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम लोग सल्यूट ऐड करते जाएंगे तो डीपी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इस बात को याद रखें कि डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट या इनवर्सली, लिखाया है डीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट। जैसे जैसे हम लोग सल्यूट को बढ़ाते जाएंगे डिफ्यूजन प्रेशर कम होता चला जाएगा। मैंने दो एग्जांपल भी दिए थे, अगर प्योर वाटर है तो डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा, लेकिन अगर शुगर सोल्यूशन है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बताया डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे डिफ्यूजन पर यूनिट टाइम। कहीं पे रेट लिखा हुआ है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, तो डिफ्यूजन पर यूनिट टाइम हम लोग बोल सकते हैं। डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बोलेंगे गैस का होगा, फिर लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड। उसके आगे बढ़ जाते हैं। डिफ्यूजन रेट किन पे डिपेंड करता है, तो चारों के चार फैक्टर हैं जिनके चारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला नाम लिखा था टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और चौथा होता है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट टर्न पे। अब इसी के आगे एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट पे लिखेंगे डिफ्यूजन डिफ्यूजन इन सॉलिड is more
easier diffusion in solid is more easier as compared to diffusion of solid. डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन करना आसान है इन कंपैरिजन टू सॉलिड का डिफ्यूजन। दोबारा से सुनो, इसे याद करना है, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखा हुआ है डिफ्यूजन, सॉलिड का डिफ्यूजन करना, सॉलिड का डिफ्यूजन करना आसान नहीं है, सॉलिड में डिफ्यूजन करना क्या है, आसान है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर इजियर एज कंपेयर टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लें, हम लोग यहां पे बोल सकते हैं सॉलिड कोई भी, जैसे अगर हम लोग वुड की बात करें, जो लकड़ी होती है, अगर हम लोग एक वुड का पीस अगर हम लोग वाटर में डालें तो हम लोग देखेंगे कि ये जो वुड है ये वाटर में डिफ्यूज होगा क्या, आसानी से नहीं होगा। लेकिन इस वुड के अंदर धीरे धीरे वाटर क्या होता चला जाएगा, डिफ्यूज होता चला जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे ले सकते हैं, मान लेते हैं ये वुड नहीं है, ये है एक स्टोन है, एक पत्थर है, हम लोग ये मान के चले, ये अगर पत्थर है एक, तब भी हम लोग बोलेंगे कि कोई भी पत्थर जो सॉलिड है इसे हम लोग पानी में डालें, पानी में डालेंगे तो ये जल्दी से घुलेगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर वाटर डालते जाएं तो इसके अंदर वाटर आसानी से डिफ्यूज होता चला जाता है। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज इजियर एज कंपेयर टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, इस बात को याद रखें। तो उसी के आगे ये नोट पॉइंट लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया है, बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो जब हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होती है, प्रोटीन होता है, और सेल मेम्ब्रेन का कुछ इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था कि ये रहे लिपिड के मॉलिक्यूल और बीच बीच में क्या एम्बेडेड होती है, प्रोटीन। तो अगर आपको याद आ रहा हो सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाए थे, याद आ रहा है सभी को? तो ये है सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। तो देखो यहां पे हम लोगों ने ये बात की थी कि ये तो हो गए हैं लिपिड के मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। बोलो ये क्या है, ये है प्रोटीन के मॉलिक्यूल। प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं चैनल या कैरियर प्रोटीन, याद आ रहा है आपको? तो याद रखें कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं लाइपोफिलिक कंपाउंड, लाइपोफिलिक कंपाउंड। लाइपोफिलिक कंपाउंड को मेम्ब्रेन आसानी से पास कर देती है। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं लाइपोफिलिक कंपाउंड को ये आसानी से पास कर देते हैं। लेकिन अगर कोई वाटर सॉल्युबल बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होता है, कैसा, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। तो मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को आसानी से पास नहीं करती है। दोबारा सुनो, मेम्ब्रेन में ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, अगर कोई लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड होगा तो वो आसानी से यहां से पास हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड तो पास हो गया। लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लाइपोफिलिक कंपाउंड। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है उसे ये मेम्ब्रेन पास नहीं होने देती है, उसे ये पास नहीं होने देगी तो फिर यहां पे रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन की। मैंने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं ये पास करते हैं कुछ मिनरल आयंस को, जो कि कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो याद रहे हाइड्रोफिलिक कंपाउंड डायरेक्ट लिपिड की मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, तो ये किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन का इस्तेमाल ये करते हैं। तो याद रहे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को पास कराया जाता है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पास कराने के लिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पास कराने के लिए यहाँ पे
मेम्ब्रेन प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे बता दो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, दोनों के ही केस में यहाँ पे एटीपी यूज होता है क्या? नहीं यूज होगा। तो इस बात को याद रखें कि यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होगा, एटीपी यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होगा। लाइपोफिलिक कंपाउंड तो मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को पास कराने के लिए किया जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें यूज करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन। खास बात यही है कि सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज नहीं होती है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाती है मेम्ब्रेन में, वो क्या क्या बनाती है वो भी याद करना है। मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं चैनल। क्या बनाते हैं? चैनल, या इन्हीं को बोलते थे टनल। और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कैरियर प्रोटीन। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो क्या क्या बनाती है? चैनल बनाती है, कैरियर प्रोटीन बनाती है, एंड पोरिन्स। पोरिन्स याद है आपको? पोरिन्स बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में हमें मिलते हैं पोरिन्स, जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा परमेबल थी या कम? बताया था ज्यादा परमेबल होती है। तो इस बात को याद रखें, जो पोरिन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पोरिन्स जो होते हैं इसके बारे में हमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पोरिन्स जो होते हैं ये हमें मिलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एंड दे आर ह्यूज पोर। चैनल और कैरियर प्रोटीन के कंपैरिजन में इनमें गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पोरिन्स होते हैं, पोरिन्स जो होते हैं, दे कैन पास अप टू स्मॉल साइज प्रोटीन। देखो याद रखो कि जो चैनल होते हैं, चैनल में गैप थोड़ा सा कम होता है, पोरिन्स में गैप ज्यादा होता है। ये छोटे छोटे आयंस को पास करते हैं, ये आयंस के साथ साथ स्मॉल साइज प्रोटीन को भी पास करेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो पोरिन्स होते हैं दे आर ह्यूज एंड दे कैन पास अप टू स्मॉल साइज प्रोटीन। पोरिन्स जो होते हैं ये कहां पे आपको मिलेंगे ये भी याद कर लेते हैं। दे आर फाउंड इन, कहां मिलेंगे? बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, बोलो कहां पे? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जब हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, आप वहां पे चेक कर सकते हो, उसमें हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन में लिखा हुआ है कि उनकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या मिलता है? पोरिन्स। और ये कहां मिलता है? और ये मिलेगा बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में भी हमें पोरिन्स मिलते हैं। बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे भी हमें क्या मिलेंगे? पोरिन्स मिलते हैं। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे 3 एग्जांपल हो गए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। 3 जगह पे हमें पोरिन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती है, जिसे बोलते हैं वाटर चैनल। क्या बोलेंगे? वाटर चैनल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो वाटर चैनल होते हैं ये स्पेसिफिकली किसके लिए होते होंगे? वाटर को पास कराने के लिए। याद रहे, वाटर चैनल जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे बोलते हैं एक्वापोरिन। क्या बोलेंगे? एक्वापोरिन। वाटर चैनल जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे बोलते हैं एक्वापोरिन्स। तो याद रहे, वाटर चैनल कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट एक्वापोरिन्स। तो यहां पे हमें याद करना है, जो वाटर चैनल हैं ये एक्वापोरिन्स के बने होते हैं। एक्वापोरिन्स है क्या? ये प्रोटीन का नाम है जो कि इन वाटर चैनल को बनाने में इन्वॉल्व है। वाटर चैनल को जिस प्रोटीन ने बनाया है उसका नाम है एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स कितने तरह का होता है? 8 डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर चैनल आर कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट एक्वापोरिन्स। तो यहाँ पे हमने याद किया है कि मूवमेंट तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में
लेकिन यहाँ पे क्या यूज होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको अगर कैरियर प्रोटीन याद हो, कैरियर प्रोटीन हम लोगों ने इस तरह से बनाया था, ये है लिपिड की बाइलेयर और बीच में यहाँ पे ये है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इस तरह से अरेंज होती है मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था ये हम लोगों ने। लिपिड की बाइलेयर, ये लिपिड की क्या है, बाइलेयर, बीच में प्रोटीन अरेंज है। ये प्रोटीन जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं कैरियर प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि कैरियर प्रोटीन हमेशा ओपन नहीं रहते हैं। जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड होता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं जिससे ये मॉलिक्यूल जो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ पास हो जाता है। ये यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं, एनसीईआरटी में इस चेंज को लिखा गया है रोटेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे याद रहे, प्रोटीन में क्या आते हैं, प्रोटीन क्या करेगा, बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, रोटेशनल मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटीन रोटेट कर जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हुआ तो इस प्रोटीन में जो भी चेंजेस आए इस मॉलिक्यूल को पास कराने के लिए उन्हीं को नाम क्या दिया गया है, रोटेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, जो प्रोटीन है ये इस तरह से मूव नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में एक पॉइंट पढ़ा था, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, याद है आपको? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में बताया था कि जो लिपिड होती है, लिपिड के जो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं, ये तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन होता है ये फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो नहीं होगा। बस यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को पास कराने के लिए इस प्रोटीन में जो भी चेंजेस आते हैं उसी को नाम क्या दिया गया है, रोटेशनल मूवमेंट। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही पास करेगी या सबको पास कर देती है। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, आपको याद है मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिव परमेबल नेचर होती है या परमेबल नेचर, बताया था सिलेक्टिव परमेबल, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल को ही सिलेक्ट करके पास कराती है और वहां पे सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो याद रहे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इट इज सिलेक्टिव इन नेचर। सिलेक्टिव इन नेचर का मतलब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करके पास कराया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे याद रखें कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, यहाँ पे ये है सेल, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मैंने बनाई है, इसके चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे किसी भी चीज का मान लेते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किससे होता है, तो बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है उससे होता है। तो मैंने ये बना दी है मेम्ब्रेन प्रोटीन, जहां से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चल रहा है एक साइड से दूसरी तरफ, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चल रहा है इस सेल के अंदर, बताओ ये मैक्सिमम स्पीड पे कब पहुंच जाएगा, सबसे तेजी से कब होगा, तो बोलेंगे मेम्ब्रेन में जितनी भी प्रोटीन है ये सारी की सारी प्रोटीन जब यूज होने लगेंगी तो ट्रांसपोर्ट अपने कहां पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम के पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ट्रांसपोर्ट अपने सैचुरेशन पे कब पहुंचेगा, तो बोलेंगे ट्रांसपोर्ट अपने सैचुरेशन पे तब पहुंचेगा जब मेम्ब्रेन में जितनी भी प्रोटीन है वो सारी प्रोटीन यूज होने लगे। बोलो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे बोल सकते हैं जब सैचुरेशन पे ट्रांसपोर्ट पहुंच जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट या ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन कब मिलेगा हमें, when all membrane protein use, सारी की सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन जब यूज होंगी तभी हमें ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन मिल जाएगा।
उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व है, मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व है। और आपने हार्मोन वाले चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनमें हार्मोन आके बाइंड होते हैं, और जब हार्मोन आके बाइंड करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि मेम्ब्रेन पे हार्मोन का इफेक्ट देखा जाता है। मतलब हार्मोन का इफेक्ट मेम्ब्रेन पे अगर पड़ता है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हार्मोन का इफेक्ट हम लोग कहां पे देखेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो याद रहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इस पे हार्मोनल कंट्रोल देखा जाता है। किसका कंट्रोल, हार्मोन का। तो यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन में हार्मोनल कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है सेल पे, इससे अगर कोई इनहिबिटर आके बाइंड कर जाए तो बताओ ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये अब काम कर पाएगी क्या। हम लोगों ने एंजाइम में पढ़ा था इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम या प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, याद आ रहा है आपको। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स के लिए ये क्या है, सेंसिटिव है। अगर इस प्रोसेस में इनहिबिटर आ जाए तो ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहां पे बोल सकते हैं कि इनहिबिटर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अगली बात, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है, ध्यान से देखें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये तीन तरह से होता है। मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो तीन तरह से देखें। ये है मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के बीच में ये अरेंज है प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे ये क्या है, बोलेंगे ये है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इस मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। तो ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हमें तो पता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें क्या यूज होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मैंने ये बीच बीच में क्या बना दी, मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहां पे देखा जाता है कि जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अकेले ही इस मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास हो जाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल, ये मान लेते हैं ए, ये मॉलिक्यूल ए जो है इंडिपेंडेंटली अगर इस मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास हो जाए तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं यूनिपोर्ट। क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं, ये ए मॉलिक्यूल है, ये अकेला पास नहीं होगा। ये जब तक बी पास नहीं होगा तब तक ये भी पास नहीं होगा। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। दोनों इस मेम्ब्रेन प्रोटीन से एक साथ पास होंगे तो इस तरह का जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसे बोलते हैं सिम्पोर्ट। क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। तो एक तो हो गया यूनिपोर्ट, दूसरा क्या हो गया, सिम्पोर्ट, और तीसरा है एंटीपोर्ट। ध्यान से देखें, जिसमें दो मॉलिक्यूल एक साथ तो पास करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ए जो है वो इस तरफ जाएगा और जो बी है वो इस तरफ आएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जब पास होते हैं इस तरह के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बोला जाता है एंटीपोर्ट। क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के तीन टाइप। अगर सिंगल मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली पास होता है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, साथ साथ में पास होते हैं तो बोलेंगे सिम्पोर्ट। और दो मॉलिक्यूल पास तो साथ में होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो कंडीशन का नाम एंटीपोर्ट। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप हैं। उसी के आगे इसे नोट करेंगे लास्ट में, नोट कर लें इसे। जिन बच्चों को वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो अपना कनेक्शन चेक करें, क्योंकि 2 या 3 बच्चों के ही ऐसे मैसेज आ रहे हैं, रिमेनिंग बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है।
तो आप लोग बेटा अपना कनेक्शन चेक करो, जिसे बोर्ड देखने में दिक्कत आ रही है या ऑडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है। और परेशान ना हो, ये जो है ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप बाद में भी इसे देख सकते हो। नोट कर लें, और जैसे ही नोट हो जाए आप लोग यस लिख के रिप्लाई करें। जिसका जिसका नोट हो जाए वो यस लिख के रिप्लाई करें। वाटर चैनल कितने एक्वा पॉइंट से मिलके बनते हैं? लिखा हुआ है 8। 8 अलग अलग एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स का मतलब ये प्रोटीन का नाम है। ये 8 अलग अलग एक्वापोरिन्स से मिलके बनते हैं वाटर चैनल। रोटेशनल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन का मतलब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि ये जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कोई रोटेशनल मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये रोटेट करती है। जो प्रोटीन होती है ये रोटेट नहीं करती है। इस प्रोटीन में, अच्छा कई बच्चे ये समझते हैं रोटेशनल मूवमेंट का मतलब होता है कि प्रोटीन क्या करती है, मूव। यहाँ पे इस रोटेशनल मूवमेंट ये एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आके बाइंड होगा तो ये जो प्रोटीन है इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोटीन में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को नाम क्या दिया है, रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब ये ना समझे कि प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन में रोटेट करती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एक बार दोबारा से सुन लें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यहां पे भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्ट होगा किसका, यहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन के द्वारा उन कंपाउंड का जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है मेम्ब्रेन से लाइपोफिलिक कंपाउंड पास हो जाते हैं लिपिड की मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन में लिपिड है तो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड पास हो गए। सारे लोग ध्यान से सुनो, लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड तो पास हो जाते हैं लेकिन हाइड्रोफिलिक कंपाउंड पास नहीं किए जाते हैं। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को पास कराने के लिए क्या चलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन को यूज किया जाता है, जबकि एटीपी यहाँ पे यूज नहीं होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन को जब यहाँ पे यूज किया जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे चैनल, कैरियर प्रोटीन। ये यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएगी, तो यहाँ पे याद रहे मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है यहाँ पे बनाते हैं चैनल, या फिर यहीं पे बनाते हैं कैरियर प्रोटीन, और क्या बनाते हैं, और बनाते हैं पोइंस। पोइंस के बारे में लिखा हुआ है कि जो पोइंस होते हैं चैनल के कंपेरिजन में, आपको याद है हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा था तो वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ये क्या था, चैनल। चैनल से मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ पास हो जाता है। इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं पोरिन्स। जो पोरिन्स होते हैं उसमें ये जो बीच में गैप होता है ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो लिखा हुआ है दे आर ह्यूज पोर। फिर लिखा हुआ है दे कैन पास अप टू स्मॉल साइज प्रोटीन। तो ये भी बात किसके बारे में लिखी है, पोरिन्स। पोरिन्स क्या पास कर सकते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तो पास करते ही हैं, साथ में स्मॉल साइज प्रोटीन को भी पास कर सकते हैं। मतलब ये ह्यूज पोर हैं तो इस स्मॉल साइज प्रोटीन को भी पास करेंगे। कहां पे मिलते हैं पोरिन्स, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। फिर नीचे लिखा हुआ है वाटर चैनल। वाटर चैनल किसके बने हुए होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 8 डिफरेंट एक्वा पॉइंट्स।
8 अलग अलग तरह की प्रोटीन होती हैं जिसका नाम है एक्वापोइंस, जो क्या बनाते हैं, वाटर चैनल। वाटर चैनल का काम क्या है, वाटर को पास कराना। फिर देखो लिखा हुआ है प्रोटीन जो होता है यहाँ पे, इसमें जो भी चेंजेस आते हैं इसका नाम क्या लिखा है, रोटेशनल मूवमेंट। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन पे कब पहुंचेगा, तो बोलेंगे ट्रांसपोर्ट अपने सैचुरेशन पे तब पहुंचेगा जब मेम्ब्रेन में जितनी भी प्रोटीन है सारी की सारी यूज हो जाए। तो ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होनी चाहिए, तभी ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है। और जब मैक्सिमम पे पहुंच चुका है उसे बोलेंगे सैचुरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हमें कब देखने को मिलेगा, जब सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो। यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात चल रही है, और मेम्ब्रेन हमें पता है सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, तो यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल भी हमें देखने को मिलेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इससे इनहिबिटर कोई बाइंड हो जाएगा तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन आगे काम नहीं कर पाएगी। और जब मेम्ब्रेन प्रोटीन आगे काम नहीं कर पाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तीन तरह का है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। जब इस मेम्ब्रेन प्रोटीन से, देखो ये लिपिड की मेम्ब्रेन है और बीच बीच में क्या बने हैं, प्रोटीन बने हुए हैं। तो मेम्ब्रेन है और साथ में मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। सिंगल मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली पास होता है तो उसे बोलते हैं यूनिपोर्ट। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, दूसरा जाएगा तो पहले वाला जाएगा, दोनों साथ साथ में जाएंगे, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलना है, सिम्पोर्ट। और अगर दो मॉलिक्यूल पास तो होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जब पास होंगे इसे बोलेंगे एंटीपोर्ट। सभी ने नोट किया? जिन लोगों ने नोट कर लिया है यस करके रिप्लाई दें। जिन लोगों ने नहीं अभी तक लिख रहे हैं वो नो करके लिखें, नो में रिप्लाई दें, नो। जल्दी से नोट करें, 2 मिनट और हैं आपके पास नोट कर लें इसे।
देखें आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हम लोगों ने पढ़ा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो टाइप थे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का जो पहला टाइप था उसे हम लोग बोलते थे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने दो तरह की कंडीशन पढ़ी है। एक तरह का जो ट्रांसपोर्ट है उसे बोला है सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरे को बोला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बात करने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके बारे में दो पॉइंट आपको पहले से याद हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में ये बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में क्या होता था, हाई से लो, यहां पे उल्टा कर दो, कहां से कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। और जब ऐसा करेंगे तो बताओ यहां पे एटीपी यूज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल यहां पे यूज होगा। किसी की कंसंट्रेशन कहीं पे पहले से हाई है, वहां पे आप दोबारा से और भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से आप और हाई कंसंट्रेशन में मटेरियल को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे एटीपी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन भी यूज होती है। जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है उसे एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे बोलते हैं पंप प्रोटीन। याद होगा आपको, क्या बोलते हैं, पंप प्रोटीन। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम पंप एंड पोटेशियम पंप। सोडियम पंप और जो पोटेशियम पंप होते हैं इनका काम होता है कि सोडियम को लो कंसंट्रेशन से कहां भेजना, हाई कंसंट्रेशन में। तो जहां पे भी पंप वर्ड लगा हो आप समझ जाना कि वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्ट चलने वाला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है, तो बताओ ये अपहिल प्रोसेस है या डाउनहिल, अपहिल प्रोसेस है, ये बताया था। अपहिल उसे बोलते हैं जहां जहां पे एनर्जी खर्च होती है, जिस प्रोसेस को करने में एनर्जी को यूज किया जाता है वो अपहिल है। फिर लिखा हुआ है कि देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है, जिसे बोला पंप प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है मतलब मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। अब मुझे बताओ कि जो मेम्ब्रेन होती है लिविंग या डेड, तो बोलेंगे लिविंग होती है, तो बोलेंगे इट डिपेंड अपॉन द लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। फिर आगे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन प्रोटीन और मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ये सिलेक्टिव इन नेचर भी है। यहां पे भी हमें ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलेगा, कब, जब यहां पे जितनी भी पंप प्रोटीन मेम्ब्रेन में, ये वही मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसमें जितनी भी यहां पे पंप प्रोटीन लगी हुई है, ये सारी की सारी जब पंप प्रोटीन यहां पे यूज होने लगे, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है अपने कहां पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम पे जब पहुंचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन बोला जाता है। सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, जब जितनी भी पंप प्रोटीन लगी हैं ये सारी यूज होने लगेंगी, तो ट्रांसपोर्ट अपने सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल देखने को मिलेगा। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट, ये जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साथ में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, दोनों के लिए ही ये पॉइंट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। दोनों में बोल सकते हैं कि दोनों ही लिविंग सिस्टम पे डिपेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है तो दोनों ही लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। दोनों ही सिलेक्टिव इन नेचर है। दोनों ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हम लोग दोनों में देख सकते हैं। दोनों में हार्मोन का कंट्रोल होता है, दोनों ही सेंसिटिव किसके लिए हैं, इनहिबिटर। तो इन पॉइंट को याद रखें, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोनों के लिए ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, नोट कर लें इसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
देखें यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसे कंपेयर करते हैं। एनसीईआरटी में एक इस तरह की टेबल दी गई है जिसमें कुछ कंपैरिजंस बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला कंपैरिजन देखते हैं किसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है, किसमें यूज नहीं होती है। तो बताओ कहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होगी? सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है क्या? सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है नहीं होती है? यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज नहीं होती है। बताओ फैसिलिटेटेड में मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है। क्लियर है? यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है उसके नाम हम लोगों ने पढ़े हैं, उसे बोलेंगे चैनल, कैरियर प्रोटीन, या फिर उसी को बोलेंगे पोरेंस, और एक नाम पढ़ा है हम लोगों ने वाटर चैनल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उसका नाम बोलो क्या है? पंप प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पंप प्रोटीन। सिलेक्टिव इन नेचर, तो जहां जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है वही वही सिलेक्टिव है। तो सिंपल डिफ्यूजन में तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती नहीं है, तो यहाँ पे याद रखें ये सिलेक्टिव इन नेचर नहीं है। जबकि ये दोनों क्या है? सिलेक्टिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन कुछ मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करने का काम करेगी। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, यहाँ पे तो मेम्ब्रेन प्रोटीन ही इन्वॉल्व नहीं है, तो कितना भी तेजी से हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। यहाँ पे कोई भी सैचुरेशन की लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हम लोग नहीं देखेंगे। जबकि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हम लोग कहां पे देखेंगे? जहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है। जब सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाती हैं तब हमें क्या मिलता है? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो फिर से सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग हार्मोनल कंट्रोल नहीं देखते हैं, इन दोनों में हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कौन कौन सेंसिटिव है इनहिबिटर के लिए? तो बोलेंगे ये तो है नहीं, ये दोनों ही इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है। कहां पे एटीपी यूज होता है? अब बोलेंगे ना ही सिंपल डिफ्यूजन में, ना ही फैसिलिटेटेड में, कहां पे होता है? एक्टिव में। कौन है? अपहिल प्रोसेस, तो ये अपहिल नहीं है, ये है अपहिल प्रोसेस। तो इस टेबल को भी बना लें, इसे याद रखना है। जहां जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमें वहीं पे मिलती है जो लिविंग है। नॉन लिविंग में आपको सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। मैंने बताया था कि अगर डेड प्लांट सेल है, कोई डेड प्लांट सेल है, तो बताओ उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगा क्या? नहीं। डेड प्लांट सेल में बताया था कि उसमें केवल सेल वॉल मिलता है, और सेल वॉल को, या बोले सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा था तो उन्होंने डेड सेल को देखा था, उन्हें सेल वॉल दिखाई दिया था जिसे बोला था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी बताया था। नोट कर लें इसे। जिसका भी नोट हो जाए वो यस करके रिप्लाई कर दे। और जिसका कुछ छूट जाए या कोई भी दिक्कत है तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके पोर्टल पे पड़ा रहेगा, इसे आप बाद में भी देख सकते हो और इससे प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हो। अप हिल और डाउन हिल बताया था। अप हिल प्रोसेस जहां पे एनर्जी खर्च की जाए, और डाउन हिल जो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हो जाए, जहां पे कोई एनर्जी खर्च ना करनी पड़े। तो यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो बोलेंगे अप हिल प्रोसेस है।
इसका रेडॉक्स पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन होती है लिविंग। तो जहां जहां सेल मेम्ब्रेन है वही है सिलेक्टिव इन नेचर। तो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व है? इन दोनों में। इसमें तो इन्वॉल्व है नहीं कहीं पे, तो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड ही नहीं करता है, बताया था। तो ना तो ये सिलेक्टिव इन नेचर होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन पे ही ये आगे के फैक्टर डिपेंड करते हैं। जहां जहां मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन प्रोटीन, वहां वहां ये सारी चीज फॉलो की जाएंगी। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन ही नहीं यूज होती है, तो ना ही ये सिलेक्टिव नेचर है, ना ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल तो मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं होती है। सभी ने टेबल कंप्लीट की? जिन लोगों ने की है वो यस करके अप्लाई करें। हाँ देखें, इसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आगे हम लोगों ने टेबल बनाई है, उसके आगे हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, प्लांट के अंदर वाटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वाटर का क्या यूज है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे प्लांट के अंदर वाटर का क्या यूज है। वाटर हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी
प्लांट के अंदर जो भी इंटरनल एक्टिविटी चलती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड, इन सभी का भी जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है उन सभी में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट तो सारी प्रोसेस में होती है, प्लांट के अंदर जो भी प्रोसेस चलती है सभी में किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट के अंदर सारी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। लिखा हुआ है कि वाटर इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, वाटर। तो याद रहे कि जो वाटर है इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है वाटर। अगर वाटर ही खत्म हो जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा और प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ। वाटर हेल्प इन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। अगर प्लांट को प्रॉपर वाटर मिलता रहेगा तो प्लांट की प्रॉपर क्या होगी, ग्रोथ, और प्लांट में आगे चल के प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन क्या होगा, अच्छा होगा। अगर वाटर ही नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर बोले आगे चल के प्लांट की डेथ भी हो सकती है अगर वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो। ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर एंजाइम। तो जो एंजाइम होते हैं ये ड्राई कंडीशन में काम नहीं करते हैं, इन्हें काम करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है और वो मीडियम क्या है, वाटर। तो वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर एंजाइम। दोबारा से सुनो, आपसे पूछा जाएगा वाटर सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज होता है या कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज होता है, बोलो क्या बताओगे। ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में वाटर का यूज है। वाटर प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है या नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लिखा हुआ है ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, इन एक्ट एज अ मीडियम फॉर एंजाइम। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है एनसीईआरटी में, वो याद करना है। हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% इनके अंदर होता है वाटर। क्या है, 85 to 90% इनके अंदर क्या होता है, वाटर। हर्बेसियस प्लांट जिनमें हमें स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है उसे बोलते हैं हर्बेसियस प्लांट। स्टेम ग्रीन है, हर्बेसियस प्लांट है, उसके अंदर वाटर का परसेंटेज कितना मिलेगा, 85 to 90%। वाटरमेलन, वाटरमेलन में याद रखें इसके अंदर 92% होता है वाटर। तभी तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, वाटरमेलन। तो जो वाटरमेलन होता है इसमें कितना वाटर है, 92%, बहुत ज्यादा पानी होता है इसमें। कॉर्न के बारे में याद रखें, जो कॉर्न होता है इट एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर पर डे। एक दिन में कितना पानी एब्जॉर्ब करता है कॉर्न का प्लांट, 3 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मस्टर्ड एब्जॉर्ब वाटर ऑन वेट। पर 5 आवर। इसका मतलब ये है कि जो मस्टर्ड प्लांट है अपने ही वेट के बराबर पानी को कितनी देर में एब्जॉर्ब कर लेता है, 5 घंटे। 5 घंटे के अंदर मस्टर्ड प्लांट का जितना भी वेट है वो अपने ही वेट के बराबर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, कितनी देर में, 5 आवर में। तो लिखा हुआ है एब्जॉर्ब वाटर ऑन वेट, अपने ही वेट के बराबर वाटर को एब्जॉर्ब करता है कितनी देर में, पर 5 आवर। 5 घंटे के अंदर अपना जितना खुद का वेट है उतना ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये डेटा हमें याद करना है। ये डेटा ये बताता है कि प्लांट में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। तो उसी के आगे इसे नोट करेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन। हर्बेसियस प्लांट वो प्लांट है जिनका ग्रीन स्टेम होता है। छोटे जो प्लांट होते हैं उनमें आप देखेंगे स्टेम कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का। तो वो हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं, जैसे आपने टोमेटो का प्लांट अगर देखा हो उसका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन। अब बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं
उन्हें देखते हैं तो उनका स्टेम ग्रीन नहीं होता, उनका ब्राउन कलर का स्टेम होता है, तो वो हर्बेसियस नहीं होते, उन्हें बोलते हैं वुडी प्लांट।
देखें आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, मेम्ब्रेन हम लोग कौन सी यूज करेंगे? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का ही एक और नाम था, इसे बोलते हैं डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ऑप्शन में अगर ये ना दिया हो तो फिर हम लोग आंसर क्या लगा सकते हैं? सेमी परमेबल। तो मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल, अगर ये ना दिया हो तो फिर आंसर क्या लगाएं? सेमी परमेबल। और याद रहे ऑस्मोसिस में यहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रांसपोर्ट की केवल बात करेंगे। वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से जाता है लो कंसंट्रेशन में, केवल हम लोग वाटर की बात करेंगे, हमें सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात की जाती है ऑस्मोसिस में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो देखो यहां पे हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में बीच में मेम्ब्रेन लगी है। मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सॉल्वेंट को पास करती है, मतलब ये मेम्ब्रेन वाटर को पास करेगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो जो मेम्ब्रेन है, यहां पे इस मेम्ब्रेन के एक तरफ ए साइड प्योर वाटर है, मतलब यहां केवल वाटर है, कोई भी सल्यूट नहीं है। जबकि बी साइड यहां पे वाटर भी है और सल्यूट दोनों है, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन है यहां पे। तो एक तरफ है प्योर वाटर, एक तरफ है सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ए और बी साइड में कहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए साइड ज्यादा है या बी साइड, क्या बताओगे? तो ए साइड और बी साइड में वाटर की कंसंट्रेशन कहां जाता है? तो सीधी सी बात है, यहां पे तो केवल वाटर ही है, तो यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। यहां पे वाटर के साथ साथ आपको क्या और मिलेगा? यहां पे सल्यूट पार्टिकल भी मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहां पे सॉल्वेंट के साथ साथ क्या और है? सल्यूट। तो वाटर में कुछ ना कुछ सल्यूट भी घुले हुए हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं ए साइड हाई वाटर कंसंट्रेशन, यहां पे बी साइड क्या है? लो वाटर कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट यहां पे होने वाला है फ्रॉम द हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा? ए से बी या बी से? बोल सकते हैं हाई वाटर कंसंट्रेशन जहां पे है वहां से किधर की ओर जाएगा? लो वाटर कंसंट्रेशन, मतलब ए से बी की ओर वाटर मूव करने लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का सिंपल सा मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन वाया सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस बात को याद रखें, यहां पे वाटर का मूवमेंट चल रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं ए और बी में, अब ध्यान से सुनना, ए और बी में कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसे आप बोलोगे मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, किसे बोलते हैं? जहां पे सल्यूट ज्यादा होता है। तो ए और बी में सल्यूट है कहां पे? बी में है। तो ये बताओ ए और बी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? बोलेंगे बी है। तो ए क्या है? बोलेंगे ए लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसे मान सकते हैं। वैसे तो यहां केवल सॉल्वेंट है, लेकिन इसे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जबकि ये है सल्यूट यहां पे ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां चल रहा है? फ्रॉम द लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों बात एक ही है। सल्यूट के टर्म में अगर बोला जाएगा तो ये हाई कंसंट्रेटेड है, अगर वाटर के टर्म में बोला जाएगा तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पे है? ए में। लेकिन यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है? बोलेंगे कम है। तो ये हो गया लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपको मैंने लास्ट टर्न पे ये भी बताया था हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक।
ए और बी में आप किसे बोलोगे हाइपोटोनिक और किसे बोलोगे हाइपरटोनिक? हाइपोटोनिक बताया था जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है, कम, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो ए और बी में मुझे बता दो कौन है हाइपोटोनिक? बोलेंगे ए क्या है, हाइपोटोनिक, ये हाइपोटोनिक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां चल रहा है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। तो यहां पे जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में आप लोग ये डायग्राम बना लें और इस डायग्राम के नीचे ये 3 पॉइंट लिखेंगे और इसके नीचे कम से कम 4 लाइनें और छोड़ दें, कम से कम 4 लाइनें और छोड़नी है इस डायग्राम के नीचे। ये 3 पॉइंट लिखे, उसके नीचे 4 लाइन छोड़ दें और उसके नीचे ये दोनों पॉइंट भी नोट करेंगे। तो यहाँ पे 4 लाइनें छोड़ दें, इनमें कुछ बातें हमें और ऐड करनी है, क्लियर है? तो इसे बना ले। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, लास्ट टर्न पे आप चेक करो 3 तरह के सॉल्यूशन बताए थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। देखो हाइपोटोनिक में ये लिखा हुआ है आपने कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है या ज्यादा होती है, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक में सल्यूट की, सल्यूट जहां पे कम है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, और सल्यूट जहां पे ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो चाहो तो कहीं पे लिख लो, लेस सल्यूट, सल्यूट अगर लेस अमाउंट में है तो क्या बोलना, हाइपोटोनिक, और सल्यूट अगर ज्यादा है तो क्या बोलना, हाइपरटोनिक। देखिए अब ध्यान से सुने, जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार इसे रिवाइज करेंगे। आप दोबारा से वहीं पे आ जाएं जहां से हम लोगों ने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था, और ध्यान से सुने हर एक पॉइंट को। देखिए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने आपको यह बताया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है लाइपोफिलिक कंपाउंड को पास करा देगी, इसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं उन्हें अगर पास कराना होता है तो रिक्वायरमेंट किसकी है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास कराया जाता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इस बात को याद रखें कि हम लोग अगर लाइपोफिलिक कंपाउंड को पास कराएंगे तो उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को पास कराते हैं उस समय हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट लो से हाई है या हाई से लो है, तो बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और जब भी हाई से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट चलता है उस समय एटीपी यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या क्या बनाती हैं, ये बनाती है चैनल, कैरियर प्रोटीन, पोरिन्स एंड वाटर चैनल। यहाँ पे पोरिन्स के बारे में हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पोरिन्स जो होते हैं ये ह्यूज पोर हैं या नैरो पोर होते हैं,
बोलेंगे ह्यूज पोर होते हैं। ये आयंस को तो पास करवाते ही हैं, साथ में स्मॉल साइज प्रोटीन को भी पास करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूज पोर हैं आयंस के साथ साथ स्मॉल साइज प्रोटीन को भी पास करवाते हैं। पोरिन्स के बारे में याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, ये कहां कहां मिलते हैं पोरिन्स, तो एक तो मिलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड पॉइंट आपने लिखा हुआ है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में भी हमें ये मिलते हैं। फिर वाटर चैनल पे आप आ जाओ। वाटर चैनल में आपने लिखा है, देखो वाटर चैनल नाम है, वाटर चैनल का मतलब ये जो चैनल है किसे पास कराएंगे, वाटर को। वाटर चैनल जो होते हैं ये वाटर को पास कराने के लिए होते हैं। ये बने किसके होते हैं, बोलेंगे 8 अलग अलग प्रोटीन होती हैं जिनका नाम होता है एक्वापोरिन्स। तो वाटर चैनल कितने एक्वापोरिन्स से मिलकर बनते हैं, 8। क्या लिखा है आपने, 8 डिफरेंट एक्वापोरिन्स से मिलकर बनते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसमें प्रोटीन का क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब ये ना निकालें कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। रोटेशनल का मतलब ये है कि यहाँ पे जब कोई मॉलिक्यूल पास होता है तो उस प्रोटीन में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को ही नाम क्या दिया है, रोटेशनल मूवमेंट बोला गया है। फिर यहाँ पे ये बोलेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो चलता है इस डिफ्यूजन में यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो बोलो ये सिलेक्टिव इन नेचर है या नहीं है, बिल्कुल है। मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कुछ को सिलेक्ट करेगी और कुछ को रिजेक्ट करने का काम करती है, तो सिलेक्टिव इन नेचर है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी देखेंगे। कब देखेंगे, जब सारी की सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होने लगेगी तब सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। यहाँ पे लिविंग सिस्टम है तो हार्मोनल कंट्रोल भी देखने को हमें मिलेगा। और ये प्रोसेस इनहिबिटर के लिए क्या है, सेंसिटिव, क्योंकि किसी भी प्रोटीन से अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वो प्रोटीन फिर काम नहीं कर पाएगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 3 तरह का पड़ा है। सिंगल मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में पास हो जाए तो क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक साथ पास होंगे, बोलेंगे सिम्पोर्ट। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में पास होते हैं क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। ये तो बात हम लोगों ने कर ली है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे बढ़ जाओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई या हाई से लो, बोलेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। यहां पे पूछा जाए कि बताओ एटीपी यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। यहीं पे तो एटीपी यूज होता है। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होते हैं उसे एक स्पेशल नाम दिया है, बोलो नाम क्या लिखा है आपने, पंप प्रोटीन। पंप प्रोटीन, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम पंप और पोटेशियम पंप। सोडियम पंप और पोटेशियम पंप, तो जहां पे भी पंप वर्ड आ जाए समझ जाना कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलने वाला है। बोलो क्लियर। यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अपहिल प्रोसेस है या डाउनहिल, तो याद रखें जहां जहां पे भी एटीपी खर्च होगा वो प्रोसेस कैसा है, अपहिल प्रोसेस होता है। जहां पे एटीपी यूज ना हो वो प्रोसेस कैसा होगा, डाउनहिल प्रोसेस होगा। तो ये कैसा प्रोसेस है, बोलेंगे अपहिल प्रोसेस है, एटीपी यूज होता है। फिर आगे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करेगा। एटीपी कहाँ मिलेगा, लिविंग सिस्टम में ही मिलेगा। मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी, लिविंग सिस्टम में, तो ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। आगे लिविंग सिस्टम या मेम्ब्रेन प्रोटीन जब यूज आएगी तो याद रखेंगे वहां पे वो जो ट्रांसपोर्ट है कैसा होगा, बोलेंगे सिलेक्टिव इन नेचर होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट भी कैसा है, सिलेक्टिव इन नेचर है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी हार्मोनल कंट्रोल देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेस भी इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है या नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल है। तो जहां जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन वहां पे ये प्रॉपर्टी हमें साथ में मिलती ही है। आगे बढ़ जाएं। टेबल बनाया गया है, टेबल में यही सारी बातें दोबारा से हम लोगों ने नोट कर ली हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। बताओ जो वाटर की रिक्वायरमेंट है कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए है या ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बोलेंगे ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बता दो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे जो वाटर है इसकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी में रिक्वायरमेंट है क्या, बोलेंगे बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। और ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है या नहीं है, बिल्कुल है। प्रोटोप्लाज्म आपको याद है, प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोलते थे सेल के अंदर जो होता है लिक्विड उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में वाटर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे वाटर
प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बताया है इट एक्ट एज ए मीडियम फॉर एंजाइम। वाटर जो है एंजाइम के लिए मीडियम की तरह काम करता है। आप मुझे बताएं कि हर्बेसियस प्लांट के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? 85 to 90%। 85 to 90% वाटर होता है किसमें? हर्बेसियस। हर्बेसियस का मतलब ऐसे प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन होता है या ब्राउन, ग्रीन स्टेम जिसका होता है उसे बोलेंगे हर्बेसियस। वाटरमेलन में कितना परसेंट वाटर है? 92% वाटर है। कॉर्न जो होता है, कॉर्न को ही बोलते हैं मेज। कॉर्न या मेज एक ही बात है। कॉर्न जो होता है, मुझे बताओ कि ये कितना लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है एक दिन के अंदर? 3 लीटर। जो मस्टर्ड है अपने ही वेट के बराबर पानी कितनी देर में एब्जॉर्ब करेगा? 5 आवर में। ऑस्मोसिस में कौन सी मेम्ब्रेन यूज करेंगे? सिलेक्टिवली परमेबल, या फिर जब ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आंसर क्या लगाएंगे? सेमी परमेबल। बताओ यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां? हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, बात एक ही है। या फिर बोलेंगे हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसे बोलते हैं जहां पे सॉल्यूट कम हो, और हाइपरटोनिक उसे बोलते हैं जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है, उसे बोला जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे